नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने वैदिक काल को देखा, ऋग्वैदिक काल, वैदिक, लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग वैदिकोत्तर काल को देखेंगे, पोस्ट वैदिक पीरियड। और ये जो काल है ये 600 से 300 बीसी के बीच का काल है। इससे पहले हम लोग 1000 बीसी, 1500 बीसी से हम लोग यानी यहाँ पे ऋग वैदिक एज, यहाँ पे लेटर वैदिक एज, और अब हम लोग को देखना है पोस्ट वैदिक एज। जो ये पोस्ट वैदिक एज का पीरियड है ये है 600 बीसी से 300 बीसी। अब आपको ऐसे समझना है कि 600 बीसी से 300 बीसी और पीछे से चलते हुए कालों में बहुत सारी घटनाएं हुई। यानी हमने लोहे का प्रयोग देखा, हमने प्रोटो सिटीज देखी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर जैसी। और अब हम इस एज में यानी 600 से 300 बीसी वाले पीरियड में हम लोग को प्रॉपरली जो देखना है वो देखेंगे हम लोग नगरीकरण। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये नगरीकरण था, कुछ इतिहासकार उसमें मत देते हैं कि ये जो नगरीकरण था ये सिर्फ इस कारण से था क्योंकि यहाँ पर लोहे का प्रयोग बहुत हो रहा था। फिर कुछ इतिहासकार उस मत को मना करेंगे, उस मत को नहीं मानेंगे। कुछ इतिहासकार बोलेंगे कि नहीं, लोहे की वजह से ही यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण नहीं हुआ, यहाँ पर और भी कारण थे। हमें बहुत सारी चीजें इस वैदिकोत्तर काल में देखनी है। इसी वैदिकोत्तर काल को सूत्र काल कहा जाता है, महाकाव्यों का काल भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसी समय महाकाव्यों की, जैसे रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना होगी। सूत्र काल इसको बोलेंगे क्योंकि सूत्र साहित्यों से इसके बारे में हमें पता लगता है, यानी इसके साहित्यिक स्रोत जो होंगे वो सूत्र साहित्य होंगे। इसी समय में श्रमणिक धर्म आएंगे, श्रमणिक पंथ आएंगे, जो कि कई बार 60, कई बार 65 यानी 60 के अराउंड श्रमणिक धर्म, नई पंथ, नए संप्रदाय शुरू होंगे, जिसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण होंगे वो होगा बौद्ध, जैन और आजीवक। हमें उनके बारे में पढ़ना है और हमें ये देखना है कि वैदिकोत्तर काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। इसी काल में जो मगध का उत्कर्ष हो रहा है वो किन कारणों से हुआ, यानी वो महाजनपद हम लोग देखेंगे, उन महाजनपदों में कौन सा जनपद, महाजनपद सरवाइव कर पाया, कितने प्रकार के महाजनपद थे, गणतंत्र थे, राष्ट्रतंत्र थे। हमें इस तरीके की बहुत सारी बातें देखनी है। हमें गणतंत्रों का पतन देखना है कि गणतंत्र पतन किस वजह से होते हैं। हमें गिल्ड व्यवस्था देखनी है, यानी श्रेणी व्यवस्था देखनी है, जो व्यापारिक वर्ग होते थे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनके बारे में देखेंगे, उनका रोल वैदिकोत्तर काल में क्या रहेगा। और बैंकिंग और वित्त प्रणाली जो इस काल में हम देखने को मिलेंगे उसकी कंटिन्यूटी आगे तक हमें देखने को जो मिलेगी, उसकी नींव इस वैदिकोत्तर काल में किस प्रकार से रखी जा रही है। धर्म जो नए नए आएंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म और भी कई संप्रदाय, उन संप्रदायों के जन्म लेने के कारण क्या है। तो आज की क्लास में हमें बहुत सारी विषय वस्तु देखनी है। सबसे पहले जो हमें समझना है वो हमें ये समझना है कि इस काल में, यानी वैसे तो जब हम लोग देखते हैं तो हमें हर काल में ये कुछ मुख्य बिंदु रहते हैं, जैसे इस समय सामाजिक क्षेत्र में क्या होगा, इस समय आर्थिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, धार्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो आप इसको ऐसे समझते रहिएगा कि इस समय यानी 600 बीसी से 300 बीसी के काल में भारत में क्या क्या घट रहा है। किस पीरियड में? 600 बीसी से ये 600 बीसी से 300 बीसी के काल में भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या घट रहा है। तो आप इसको ऐसे समझते रहिए कि अभी अभी कौन सा काल खत्म हुआ है? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। हमने लेटर वैदिक पीरियड में और ऋग्वैदिक पीरियड में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि ऋग्वैदिक काल में हमें सिर्फ जौ का जिक्र मिलता है, सिर्फ जौ। लेकिन उसके बाद के कालों में हमें कई दलहनी फसलों का जिक्र मिलता है, हमें जौ के अलावा और भी कई फसलों का जिक्र मिलता है, हमें गन्ना और तमाम चावल, गेहूं, ऐसी हमें फसलों के साक्ष्य मिले। आने वाले काल में
एक नई कृषि तकनीक कह लीजिए या एक ऐसी क्रांति होगी इस वैदिकोत्तर काल में जिसको बोलते हैं गीले धान की तकनीक। गीले धान की तकनीक। अब ये गीला धान क्या होता है? एक तरीका होता है, आपने चावल लिया, उसका बीज वो लिया, उसको बिखेर दिया और वो चावल उग जाएगा। उसकी जो उत्पादकता होती है वो कम होती है। लेकिन ये जो गीले धान की तकनीक यहाँ पर मिल रही है, ये उत्पादकता में ज़्यादा होती है। और क्योंकि ये उत्पादकता में ज़्यादा होती है तो क्या होगा यहाँ पे? कृषि अधिशेष। और हम इस कृषि अधिशेष को देख के चले आ रहे हैं कि ये कृषि अधिशेष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कुल विश्व और उसके बाद जनपद, महाजनपद और महाजनपद जो साम्राज्य में तब्दील होंगे, जो साम्राज्य बनेंगे, उसका जो मुख्य कारण अगर देखा जाए तो वो यही कृषि अधिशेष है। क्योंकि अगर कृषि अधिशेष हो ही ना तो राजा के पास अधिक से अधिक जो अनाज और ये तरीके के जो फसलें हैं वो जमा नहीं होंगी। और जब उसके पास ये जमा नहीं होंगी तो वो अपनी सेना को ये सब दे नहीं पाएगा। और जब वो सेना को दे ही नहीं पाएगा तो स्थायी सेना का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। और जब स्थायी सेना होगी नहीं तो ये राज्यों को जीतना, स्टेट का कॉन्सेप्ट, राजा का ताकतवर होना, ये सब चीजें वहां पर नहीं आएगी। दूसरा जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है गीले धान की तकनीक के साथ साथ, वो हमें देखने को मिलता है, पहला गीले धान, दूसरा हमें देखने को मिलता है लोहा। अब लोहे की यहाँ पे भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि लोहा यहाँ पे बहुत आयत से हथियारों के रूप में देखने को मिल रहा है। और लोहा जो होगा वो कृषि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसा कि हम पीछे पढ़ ही चुके हैं कि 24-24 बैलों से हल जोतने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। इस काल में भी लोहे की जो साक्ष्य हैं वो हमें मिले, लोहे के हल हमें साक्ष्य मिले, और भी कई तरीके के हमें यहाँ पे लोहे के उपकरण मिलेंगे। तो लोहा और कृषि ये जो है आर्थिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लोहा और कृषि। तो ये लोहा और कृषि आप समझते रहिएगा। आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में हम लोगों को श्रमिक धर्म देखने को मिलेंगे। सामाजिक क्षेत्र में हम लोगों को यहाँ पर अब जाति व्यवस्था का और कठिन स्वरूप देखने को मिलेगा। हमें दास प्रथा का, अब यहाँ पर दास प्रथा जो थी वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। रीजन उसका ये रहेगा कि जो दास प्रथा है वो पहले थोड़ी हार्श थी क्योंकि उनको सिर्फ एक ही काम करना होता था शूद्रों को या अनार्यों को, गैर आर्यों को, कि वो ऊपर के वर्णों की सेवा करें। लेकिन यहाँ पर हमें दासों का इकोनॉमिक रोल भी देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति उनकी थोड़ी सी अच्छी होनी शुरू होगी। वो ये वजह रहेगी क्योंकि कृषि अधिशेष है, ऐसी चीजें मिल गई जिससे कृषि बहुत आयत से हो सकती है। तो कृषि में इन दासों का प्रयोग किया जाएगा तो दासों की स्थिति यहाँ पर अच्छी होगी। वैश्यों की स्थिति भी यहाँ पर हमें अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन उनको थोड़ा सा एक अजीब दृष्टि से देखा जाएगा कि तुम लोग सूद खोर हो, तुम लोग ब्याज खाते हो, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। इस तरीके की बातें हमें देखने को मिलेंगी। और वो देखने की जो प्रक्रिया रहेगी उसी के फल स्वरूप वो जो इनको हीन दृष्टि से देखा जाएगा, इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप या फल स्वरूप श्रमणिक धर्म जो होंगे उनको इनका एक तरीके से कह लीजिए सहयोग मिलेगा और वो धर्म, बौद्ध, जैन, आजीविक धर्म बढ़ेंगे। और लेटर वैदिक पीरियड में जो कर्म कांड और प्रधान और यज्ञ प्रधान जो समाज था या धार्मिक समाज था वो कहीं ना कहीं दबता चला जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि पहले ही हमने देखा है कि लगभग 1000 जब वो उत्तर वैदिक काल खत्म हो रहा है और पूर्व वैदिक काल शुरू हो रहा है, उस पीरियड में ही अभी हम लोग एक लाइन ग्राफ के थ्रू उसको समझेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसको समझ लीजिए कि उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक के अंतिम कालों में हमें रूढ़िवादिता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है और उसी के बाद से यानी 600 से 300 के बीच में हमें श्रमणिक धर्म यानी बौद्ध, जैन धर्म जैसे जो कि एक विरोध के रूप में उत्पन्न होंगे क्योंकि वो ये मानेंगे कि जो वैदिक क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल में जो धर्म की परंपरा थी बहुत सॉफ्ट धर्म था, कर्म कांड का उतना महत्व नहीं था, हमें वही धर्म फॉलो करना चाहिए या हमें वही तरीका फॉलो करना चाहिए धर्म को मानने का, धार्मिक
तरीकों को फॉलो करने का। इसका जो प्रतिक्रिया थी वो हमें वेदांतों में, उपनिषदों में, यानी जो वेद हैं उनके अंतिम भाग वेदांत, वेद के अंतिम भाग वेदांत, उपनिषदों में हमें वो प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। क्योंकि जो उपनिषद थे, जो वेदांत थे, उनमें कर्म कांडों को कम महत्वता दी गई थी, उनमें पशु बलियों को भी कम महत्वता दी गई है। लेकिन हम उनको एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते कि वो बिल्कुल ही ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ थे, क्योंकि पहली चीज तो उसमें ब्राह्मणों के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया हमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरा, उसमें इतना भी बढ़ चढ़कर, बहुत बढ़ चढ़कर उसमें कर्म कांडों के खिलाफ प्रतिक्रिया हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये सब जो है ये धार्मिक क्षेत्र में हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में वहां पर क्या हो रहा है, कहां पर 600 से 300 बीसी में भारत में क्या होगा राजनीतिक क्षेत्र में, वो ये हो रहा है कि यहां पर कुछ विदेशी हमले होंगे। विदेशी हमले, या भारत को जानते रहिए कि यहां पर हमें मगध की उत्पत्ति देखने को मिलेगी, मगध का जो उत्कर्ष है वो हमें देखने को मिलेगा। और इस तरफ से हमें कई हमले देखने को मिलेंगे, जो कि ईरानी हमले होंगे, यूनानी हमले होंगे, सिकंदर का आक्रमण होगा, हकमनी वंश का आक्रमण होगा। और उन आक्रमणों के स्वरूप यहाँ पर जो गणतंत्रों की उत्पत्ति होगी, वो गणतंत्र कमजोर हो जाएंगे। और बाद में जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे, नंद वंश का खात्मा करके जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करेंगे इस मगध में, तो उनको इन युद्धों से बहुत सहायता मिलेगी। क्या सहायता मिलेगी कि पहले तो ये जो यहाँ पर गणतंत्र थे वो कमजोर हो जाएंगे, और वो जब गणतंत्र कमजोर हो जाएंगे तो चंद्रगुप्त के लिए आसान होगा बाद में भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कब्जा करने के लिए, और इस पश्चिमी क्षेत्र में कब्जा करने के लिए, और बाद में भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कब्जा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत आसान होगा। यानी जब मौर्य काल हम लोग देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये इजी होंगे। लेकिन इन युद्धों का या फिर इन आक्रमणों का प्रभाव भारत पर क्या रहेगा, आने वाले साम्राज्यों पर प्रभाव क्या रहा, क्या कोई सांस्कृतिक प्रभाव था, क्या कोई धार्मिक प्रभाव था, क्या कोई राजनीतिक प्रभाव था, उन सब चीजों को भी हम देखेंगे। तो आपने देखा कि हमने मोटा मोटी समझा है 600 बीसी से 300 बीसी में भारत में क्या चल रहा है। तो 600 बीसी से 300 बीसी में भारत के आर्थिक क्षेत्र में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि यहाँ पर लोहे की जो उत्पादकता है या लोहे का प्रयोग है वो बहुत आयत से हो रहा है। गीले धान की तकनीक यहाँ पर है, और जब गीले धान की तकनीक है तो कृषि अधिशेष होगा, और जब कृषि अधिशेष होगा तो आप जानते ही हैं कि राजा के पास अधिक कर जाएगा। और जब राजा के पास, क्योंकि राजा के पास जो कर है जिसको वो बलपूर्वक लेगा उन करों को, या फिर बाध्यकारी बनाएगा उन करों को, और जब कर बाध्यकारी होंगे या फिर बलपूर्वक लिए जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कर लिया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर अधिशेष बहुत ज्यादा है तो कर उसको ज्यादा मिलेगा। स्थायी सेना का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये आर्थिक क्षेत्र में घट रहा है कृषि अधिशेष के, और इसकी वजह से ही यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण की क्रांति हम देंगे। और वो द्वितीय नगरीकरण क्या समाप्त, क्योंकि पहला नगरीकरण जो हमने देखा, पहली नगरीकरण कहाँ पे देखा हमने, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि समाप्त हो गया। दूसरा हम नगरीकरण देख रहे हैं वैदिक उत्तर काल में, अब ये समाप्त होगा या कंटिन्यू रहेगा वो हम देखेंगे। दूसरा हमने देखा कि सामाजिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। सामाजिक क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि दास यहाँ पर उनकी स्थिति अच्छी होगी, वैश्यों की भी स्थिति यहाँ पर अच्छी होगी, जाति व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से लागू हो जाएगी, आश्रम व्यवस्था यहाँ पर लागू होगी, और संस्कार व्यवस्था यहाँ पर लागू होगी, पुरुषार्थ यहाँ पर पूरी तरीके से लागू होंगे, स्थापित किए जाएंगे। और धार्मिक क्षेत्र में यहाँ पर हमने नए नए श्रमणिक धर्मों को देखेंगे, जो कि एक विरोध की वजह से या फिर प्रतिक्रिया होगी जो उत्तर वैदिक काल में जो बहुत सारे कर्मकांडीय प्रधान जो धर्म हो गया था, या बहुत ज्यादा रीति रिवाजों की वजह से, यज्ञ और इन सब चीजों की वजह से आम आदमी जब परेशान हो जाएगा तो वो इन श्रमणिक धर्मों को उत्पन्न करने में या उनकी उत्पत्ति में कहीं ना कहीं छोटा सा रोल निभाएगा। उसके बाद हमने राजनीतिक में देखा कि राजनीतिक में यहाँ पर जन से जनपद, और अब इस काल में हम लोग महाजनपद, यानी ऋग्वैदिक काल में जन, फिर जनपद,
और अब महाजनपद और उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य जो कि एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होगा वो देखेंगे। यहाँ पर हम लोग मगध को देखेंगे, वो कैसे उसका उत्थान हो रहा है, कैसे उसका उत्कर्ष हो रहा है समझेंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में हमले भी हो रहे हैं, युद्ध भी हो रहे हैं। तो वैदिकोत्तर काल में राजनीतिक क्षेत्र में दो प्रमुख विशेषताएं। पहली, आरंभिक राज्यों का, और वो राज्य कौन से हैं? महाजनपद, जिनकी संख्या 16 होगी। वो 16 जनपद, 16 महाजनपद कौन कौन से हैं हम लोग अभी उनको नेम बाय नेम देखेंगे। और दूसरा रहेगा राजनीतिक क्षेत्र में विदेशी आक्रमण। तो पहला राजनीतिक क्षेत्र में महाजनपदों का उदय, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र में विदेशी आक्रमण। और विदेशी आक्रमण भी दो तरीके के। राजनीतिक क्षेत्र में हमें दो चीजें देखनी है। हमें राजनीतिक क्षेत्र में जो दो चीजें देखनी है, पहला महाजनपद और दूसरा विदेशी आक्रमण। अब ये जो महाजनपद हैं ये भी दो तरीके के होंगे। महाजनपद दो तरीके के, पहला राजतंत्र, मोनार्की इनको बोलेंगे, दूसरा गणतंत्र जिन्हें रिपब्लिक बोलेंगे। और विदेशी आक्रमण भी दो होंगे, पहला हकमनी या ईरानी आक्रमण जिसको बोलते हैं, और दूसरा होगा सिकंदर या मकदूनियाई आक्रमण इसको बोलेंगे। सिकंदर का जो आक्रमण होगा वो 326 के आसपास और ये 516 बीसी के आसपास, ये वाला 326 बीसी के आसपास होगा। अब गणतंत्र जो थे, गणतंत्र मुख्यतः दो जगह पे थे। एक तो हिमालय की तलहटी में, और दूसरा जो थे भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया में। और जो ये राजतंत्र थे ये हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये फैले हुए थे। हमें देखना है हकमनी वंश, जो ईरानी हमला होगा उसके क्या फलस्वरूप, उससे हमें क्या नुकसान या उसका प्रभाव भारत पर क्या रहेगा। फिर हम देखेंगे सिकंदर का आक्रमण या मकदूनियाई आक्रमण और यूनानी आक्रमण 326 में जो होगा, इस समय पर भारत में क्या प्रभाव होंगे। तो जो राजनीतिक क्षेत्र में हमें देखनी है कि पीरियड है 600 से 300 बीसी। अब ये 600 से 300 बीसी में जो राजनीतिक क्षेत्र में हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है? पहला, यहां पर महाजनपद उभर रहे हैं, दूसरा विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। महाजनपद भी दो तरीके के होंगे, पहला राजतंत्र, दूसरे गणतंत्र। और इस राजतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा मगध का, क्योंकि ये मगध सबको हराकर एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होगा और अपने आप को वो प्रूव करेगा। और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य और बहुत ज़्यादा स्थापित होगा और पूरे भारत पर अपना कब्जा स्थापित करेगा। जो एक ऐसा साम्राज्य होगा, यानी मौर्य वंश एक ऐसा साम्राज्य जिसे चंद्रगुप्त मौर्य बनाएगा, उस जैसा साम्राज्य आज तक कोई नहीं हुआ। यानी अंग्रेज भी उतना कब्जा भारत पर नहीं कर पाए। खैर, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया वो कब्जा नहीं था, वो शासन था। अंग्रेजों ने जो किया वो शासन कहते थे, लेकिन वास्तविकता में वो कब्जा था, क्योंकि हम तो कभी नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि मौर्य साम्राज्य हमारे भारत में ही उत्कर्ष उसका होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर कहा जाए तो वो विदेशी नहीं थे। तो ये हमें देखना है कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। हम उसके अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो मौर्य साम्राज्य पर ही पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में महाजनपद उभरे, विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। महाजनपद दो तरीके के, राजतंत्र, गणतंत्र। राजतंत्र में हम लोग मगध साम्राज्य की उत्कर्ष को देखेंगे। गणतंत्रों में हम लोग विवरण, उत्पत्ति, पतन जैसी चीजें हम लोग देखेंगे। और ये दो जगह थे हिमालय की तलहटी में, उत्तर पश्चिमी भारत में। विदेशी आक्रमण दो हुए, हकमनी, ईरानी, या फिर इसको फारसी भी बोलते हैं।
516 बीसी में, सिकंदर का आक्रमण, मकदूनिया आक्रमण या यूनानी आक्रमण, ग्रीक आक्रमण 326 बीसी में होगा। अब हमें महाजनपद देखने, तो महाजनपद जो थे वो 16 थे, महाजनपद 16 थे। 2 भारत के बाहर जो कि थे गांधार काबुल में और काम्बोज या कंबोज अफगानिस्तान में। इनका जो हमें विवरण मिलता है वो हमें बौद्ध और जैन साहित्य से हमें इसके बारे में पता चलता है। अनहुत्तर निकाय या भगवती सूत्र से हमें इसके बारे में पता चलता है। 14 जो भारत में थे उसमें से 13 जो थे वो थे उत्तर भारत में। गणतंत्र और राजतंत्रों को मिलाकर एक जो था वो दक्षिण भारत में, यानी अशमक जो है एकमात्र ऐसा रहेगा जो महाराष्ट्र और हैदराबाद की बाउंड्री के आसपास हमें देखने को मिलेगा। जो जहां पे अभी तेलंगाना है उसके और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे हमें ये अशमक देखने को मिलेगा। ये एकमात्र होगा जो भारत के दक्षिणी हिस्से में है। बाकी जितने भी महाजनपद हमें देखने को मिलेंगे ये सारे जनपद हमें उत्तर भारत में देखने को मिलेंगे। और उत्तर भारत में भी 4 स्टेट हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा एमपी और चौथा राजस्थान। उत्तर प्रदेश में जो हमें देखने को मिलेंगे महाजनपद वो है वत्स, पंचाल, कौशल, मल, काशी, चेदी, कुरु, सुरसेन। तो लगभग मोटा मोटी 8 ये यूपी में हमें देखने को मिलते हैं। बिहार में हमें अंग, मगध, वज्जी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में हमें अवंती, चेदी देखने को मिलता है। और ये चेदी हमें उत्तर प्रदेश और एमपी दोनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में था ये वो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था, तो वो दोनों को मिलाकर ये हमें दोनों में देखने को मिलेगा। और राजस्थान में मत्स्य या विराटनगर भी इसको बोलते हैं, ये वहां पर था। तो ये महाजनपद हैं 16, जिसमें से 2 भारत के बाहर, 14 भारत के अंदर, और उसमें भी 13 उत्तरी भारत में, एक अशमक जो कि दक्षिणी भारत में है। और जो 13 उत्तरी भारत में मिल रहे हैं उसमें भी हमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमें सारे जो वो है देखने को मिल रहे हैं। और दक्षिण भारत में अशमक हमें देखने को मिल रहा है। भारत के बाहर जो हमने गंधार और कंबोज देखने को मिलता है। अब इसमें राज्यों का जो निर्माण हुआ उसमें महाजनपद निर्माण हुए। महाजनपद 16, उनमें कई राजतंत्र थे, कई गणतंत्र थे। हमें गणतंत्रों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। राजतंत्र तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन गणतंत्र के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य अगर हमें देखना है, फिर उसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल में देखेंगे, तो ये जो समय साम्राज्य राजतांत्रिक थे। और आर्यभट्ट ने भी, यानी चाणक्य ने भी जो अच्छे से विस्तार अपने अर्थशास्त्र में बताया है, वो राजतंत्रों की ज्यादा तारीफ करता है, क्योंकि ऐसे हमें प्रमाण, ऐसे स्रोत हमें लिखित में मिले कि ये गणतंत्रों का खात्मा चाहते थे। इन्होंने प्लानिंग्स करी, वो हम लोग अभी देखेंगे कि आजाद शत्रु ने अपने किस मंत्री के द्वारा गणतंत्र वज्जी में फूट डलवाई, और वो सब हमें देखना है। तो महाजनपद 16, 2 भारत के बाहर, 14 भारत के अंदर, एकमात्र अशमक जो कि महाराष्ट्र और हैदराबाद की बाउंड्री पर पड़ता है। और 14 हमें देखने को 13 हमें देखने को मिल रहे हैं उत्तर भारत में, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान मेन है। अब हमें मगध का उत्कर्ष देखना है कि मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे। तो मगध के जो उत्कर्ष के कारण थे, पहला जो मगध का उत्कर्ष का कारण था वो था अनुकूल सामरिक भौगोलिक स्थिति। इसकी 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और राजगृह। जो पाटलिपुत्र थी ये चारों ओर से नदी से घिरी थी, और जो राजगृह थी ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरी थी। अब नदी और पहाड़ों से घिरी रहने का मतलब कि ये सिक्योरिटी पर्पज से बहुत सेफ जगह हो गई। और आप जानते हैं कि अभी हम देखेंगे कि मुगलों का जो केंद्र रहेगा वो राजधानियों पे कब्जा रहेगा, आगरा, दिल्ली, और बाद में अंग्रेज जब कब्जा करेंगे कोलकाता, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में। तो जो राजधानी पे अगर कब्जा किसी ने कर लिया, पहले अभी आगे हम लोग देखेंगे कि दिल्ली पे जिस राजा ने शासन कर लिया, या दिल्ली पे आक्रमण बोल के दिल्ली पे अगर कब्जा कर लिया किसी शासक ने, तो उसने पूरे भारत को जीत लिया। तो यही कारण था कि उसकी जो राजधानी थी, किसकी,
मगध की जो दो राजधानियां थी वो बहुत सेफ लोकेशंस पे थी। पाटलिपुत्र नदी से घिरी हुई, राजगृह पहाड़ों से। और नदी से घिरे होने का मतलब नदी जो है वो व्यापार में भी, आवागमन के लिए भी प्रयोग में होगी, और जब आवागमन अच्छा होगा तो वहां पर व्यापार भी अच्छा होगा। तो जो मगध की सामरिक भौगोलिक स्थिति थी ये बहुत अच्छी थी। दो राजधानियां, पाटलिपुत्र, राजगृह, एक नदी से घिरी हुई, एक पहाड़ से घिरी हुई, इसलिए इसको इजीली हराना बहुत इजी नहीं था। दूसरा जो हम देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। अब आपने अगर मगध को देखा है तो मगध जो है वो झारखंड, बिहार वाले उस पोर्शन में है, और वहां पर लोहे बहुत अच्छा मिलेगा। और जब लोहा वहां पर बहुत अच्छा मिल रहा है तो लोहा तो यूज ही होगा हथियार बनाने में, खेती करने में, कृषि अधिशेष को बढ़ाने में। दूसरा, वहीं नीचे बंगाल में उनको हाथी मिल गए। मगध में हाथियों की बहुत भूमिका रहेगी, और जब उनको हाथी मिलेंगे तो उनकी सेना में हाथियों का प्रयोग से वो सबको खदेड़ते चले जाएंगे, और आगे चलकर ये हाथियों की जगह घोड़े लेंगे, और फिर आगे चलकर घोड़ों पर बैठे सैनिक ऐसे ऐसे हथियार यूज करेंगे। जब अफगान आएंगे तो वो ऐसे ऐसे हथियारों को यूज करेंगे। वो छोटी छोटी तोपें लेके ऊंटों पे और घोड़ों पे तोपें लेके चलते थे। तो सेना भी एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि सेना का भी मॉडिफिकेशन होना जरूरी है। अगर सेना का मॉडिफिकेशन नहीं होगा, सेना में नए नए हथियार नहीं आएंगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी तो सब जानते हैं कि आप ये वाला हथियार यूज करते हैं, वो एक एंटी हथियार बनाएंगे और आपको हरा देंगे और आप पे कब्जा कर लेंगे, आपकी राजधानी को घेर लेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन यानी लोहा और हाथी और खनिज संसाधन, जिससे कृषि बहुत उत्पन्न हुई। और ये जो क्षेत्र है, यानी मगध वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे, मगध वाला जो क्षेत्र है ये गंगा वैली में है, गंगा की घाटी। ये वाला जो रीजन है, यानी ये उपजाऊ क्षेत्र है। इसीलिए जब हम देखेंगे गणतंत्र क्यों समाप्त हो गए, तो गणतंत्र इसीलिए समाप्त हो गए क्योंकि गणतंत्रों के पास कृषि अधिशेष नहीं था। और कृषि अधिशेष ना होने के कारण ये थे कि वो हिमालय की तलहटी में है, जो कि उपजाऊ नहीं है। जबकि उपजाऊ वाला क्षेत्र, गंगा वैली वाला क्षेत्र में मगध जैसा राजतंत्र बैठा हुआ था अपने पांव जमा कर। और क्योंकि ये मगध वहां पर था तो इसके कृषि अधिशेष अधिशेष इसके पास ज्यादा था। दूसरा, इसका मजबूत सैन्य संगठन था। मजबूत सैन्य संगठन जैसे लोहा, हाथी, और क्योंकि ये कृषि अधिशेष वाला क्षेत्र था तो यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक बसेगी, क्योंकि प्लेन रीजन है। गंगा के तलहटी वाला रीजन आप जान ही रहे, उबड़ खाबड़ होगा, कृषि वहां पर अच्छी होगी नहीं। ये वाला क्षेत्र प्लेन है, और जो क्षेत्र प्लेन होगा वहीं पर ज्यादा लोग बसते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग कम बसते हैं क्योंकि वहां पर इकोनॉमी उतनी अच्छी ग्रो नहीं कर पाती है, बहुत सारे रीजन से। हालांकि आज वो संभव हो चुकी हैं सब चीजें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, रोड, लेकिन उस समय में नहीं थी। वहां पर कृषि कैसे करेगा कोई पहाड़ में? टेक्निक्स तो बाद में आई। जब तकनीक विकसित होगी तो वहां पर भी लोग बसेंगे। लेकिन आप ये जानते रहिए कि मगध एक प्लेन एरिया में था और वहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहेगा। और जब जनसंख्या अधिक होगी तो सेना भी अधिक होगी, और सेना अधिक होगी तो सेना से तो कोई भी राजा जीत सकता है। स्वतंत्र सामाजिक वातावरण। अब ये स्वतंत्र सामाजिक वातावरण क्या है? हमने पहले पढ़ा कि वैदिकोत्तर काल में हमें ये जानने को मिलता है उन साहित्यों में कि अंग, मगध अनार्यों के देश है। अंग और मगध जो हैं वो अनार्यों के देश हैं, यानी वहां पर अनार्य जो थे वो किस तरीके को फॉलो नहीं कर रहे, वो उस उत्तर वैदिक कर्म कांडीय तरीका या यज्ञों की महत्वता, इन सब चीजों को वो फॉलो नहीं कर रहे। अभी हम देखेंगे कि गणतंत्र क्या थे, गणतंत्रों की जो स्थापना थी वो किन्होंने करी। वो माइग्रेट करके कुछ लोग आए, या कुछ लोग परेशान हो गए थे इन कर्म कांडों से। तो इसी तरीके से अनार्य तो करते नहीं थे ये सब कर्मकांड। ये कर्मकांड कौन कर रहा है? बेसिकली आर्य लोग, जो आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य, लेटर वैदिक आर्य। अब महाजनपद बन गया है तो अब ये अंग और मगध इनकी परिधि के बाहर के क्षेत्र थे। तो ये अंग और मगध अनार्यों के देश थे, और यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सामाजिक गतिशीलता यहाँ पे थी, क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जहां पर वर्ण व्यवस्था होगी वहां पे सामाजिक गतिशीलता कम थी। तो एक रीजन ये भी है कि स्वतंत्र सामाजिक वातावरण वहां पर था, कर्मकांड को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। और आप जानते हैं कि जिस देश में धर्म को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता वो देश तरक्की ज्यादा करेगा, क्योंकि लोग धर्म में बस सिर्फ हर समय धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड, इन सब चीजों में
लीन नहीं रहेंगे, वो कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और जब कॉम्पिटिशन्स पे ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा डेवलप नेशन भी होगा। तो स्वतंत्र सामाजिक वातावरण भी एक कारण था मगध के उत्कर्ष में। जो पांचवा कारण था वो था शासक वर्ग की भूमिका। अब मगध में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये चारों वंश जो अपनी भूमिका निभाएंगे, ये जो शासक थे ये बहुत योग्य शासक थे। इन्होंने जैसे हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालाशोक, नंद वंश में महापद्मनंद, घनानंद को मारकर आएगा मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ये जो बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे, इन्होंने मगध को बहुत विजय दिलाई, और मगध को चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बहुत ही ज्यादा विस्तार किया। तो ये मगध के उत्कर्ष के कारण थे। पहला, अनुकूल सामरिक भौगोलिक स्थिति, जिसमें पाटलिपुत्र, राजगिरी, एक नदी से घिरी हुई राजधानी, एक पहाड़ों से घिरी हुई राजधानी। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी लोहे की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, कृषि की मांग के लिए जो जगह, कृषि की जो मांग होती है, अच्छी भूमि, अच्छी नदियां, यानी गंगा तो है ही वहां पर, तो इस नजर से यहाँ पर संसाधन बहुत मौजूद थे। मजबूत सैन्य संगठन, लोहा है, बंगाल से हाथी आ रहे हैं, जनसंख्या अधिक है, सेना अच्छी हो जाएगी। स्वतंत्र सामाजिक वातावरण, क्योंकि आर्य संस्कृति से बाहर के क्षेत्र थे, वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कमजोर थी और सामाजिक गतिशीलता यहाँ पर थी। पांचवा, शासक वर्ग की भूमिका यहाँ पर बहुत रहेगी, इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का अहम रोल रहेगा। अब हमें गणतंत्रों को देखना है। गणतंत्रों में हमें विवरण, उत्पत्ति, शासन प्रणाली और पतन, ऐसी हम लोग कई चीजें देखेंगे, और हम लोग राष्ट्रतंत्र से तुलना भी करेंगे। देखिए, गणतंत्र जो है ना, मतलब 600 बीसी में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर हमें ये देखने को मिल रहा है क्या, गणतंत्र, तो एक बहुत अच्छा फीचर है। और सवाल जो अधिकतर आएंगे वो ऐसी ही जगहों से आएंगे जो एक यूनिक फीचर वहां पर होगा। राजतंत्र तो हम लोग आखिरी तक पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और तमाम जो वंश हम लोग पढ़ेंगे, अफगान वंश, तुर्क, तुगलक, ये सब जो हमें पढ़ने हैं वो तो राजतंत्र हैं ही। अब हमें यहाँ पर गणतंत्र देखने को मिल रहा है। हालांकि ये गणतंत्र लोकतंत्र के समान मानेंगे या नहीं, एक ऐसा सवाल भी हम लोग डील करेंगे, लेकिन एक गणतंत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजतंत्रों के बारे में हम लोग मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां राजतंत्र पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन गणतंत्र यहाँ पर थे, और इन गणतंत्र में हमें क्या विवरण है, क्या उत्पत्ति इसकी कैसी हो रही, शासन प्रणाली वहां पर कैसी थी, इसका पतन कैसे होगा, इसका स्वरूप कैसा था, राजतंत्र से इसकी तुलना करनी है। तो आप ये जानते रहिएगा कि विवरण जो है वो ये है कि गणतंत्र दो जगह है, एक हिमालय की तलहटी में, दूसरा भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये गणतंत्र कौन कौन से थे, जब हम मैप वाली क्लास करेंगे तो महाजनपद कितने हैं, कहाँ पे राजतंत्र जो थे वो कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ थे, गणतंत्र मुख्य कौन कौन से थे, तो वो भी हम तभी देख लेंगे। फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना महत्वपूर्ण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्यतः दो क्षेत्रों में गणतंत्रों की उपस्थिति दिखाई देती है। पहला, हिमालय की तलहटी में, जैसे वज्जी, मल्ल आदि, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति को लेकर दो मुख्य मत हैं इतिहासकारों में ना। देखिए, ऐसा होता है कि इतिहासकार अपनी अपनी रिसर्च और अपने अपने फॉलोअर्स के अनुसार उनका माइंडसेट बन जाता है। यानी कोई इतिहासकार किसी इतिहासकार को फॉलो कर रहा होगा, कोई इतिहासकार किसी दूसरे इतिहासकार को फॉलो कर रहा होगा, कोई वेस्टर्न थिंकर को फॉलो करता है, कोई यूरोपियन थिंकर को फॉलो करता है। तो इतिहास जो होता है थोड़ा सा, या कह लीजिए कि काफी हद तक प्रभावित होता है उन इतिहासकारों के माइंडसेट पर। यानी वो इतिहासकार कैसा सोचते वैसा इतिहास लिखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं,
370 आर्टिकल 370 हटा कश्मीर, जम्मू कश्मीर से। तो इस 370 का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको लेकर दो तरीके के लोग होंगे। पहला, जो ये बोलेंगे कि हाँ सरकार ने सही किया, ये करना चाहिए था, इसकी ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत महसूस होती थी, और ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, यानी संवैधानिक तरीके से ये किया गया, संविधान के इन अनुच्छेदों का सहारा लेकर इसको किया गया है। कुछ बोलेंगे कि नहीं, बहुत गैर कानूनी था, बहुत गैर संविधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से ये किया गया, इसको करना ही नहीं चाहिए था, वहां के लोगों की मर्जी पूछनी चाहिए थी। तो ये दो खेमों में बट गया। अब सही क्या है, गलत क्या है, वो फैक्ट के बेसिस पे चेक करके एक इतिहास के स्टूडेंट को लिखना होता है। हम किसी भी इतिहासकार को फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग अपने आंसर में भी, मैंने आपको पहले बताया था जब हमने पुरातात्विक स्रोत हमने पढ़े थे, कि साहित्यिक स्रोत पढ़े थे, उनकी आपस में साम्यता क्या होती है, उनके आपस में संबंध क्या होता है, एक दूसरे की पुष्टि करेंगे, वो सब चीजें जब हमने देखी थी। तो जो ये 370 को लेकर जैसे दो मत हैं, वैसे ही इतिहास में लगभग कुछ चीजें स्टैब्लिश्ड हैं, कुछ चीजें पूरी तरीके से स्टैब्लिश्ड है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर स्टैब्लिश्ड है, पाषाण काल को लेकर स्टैब्लिश्ड है, ताम्रपाषाणी संस्कृतियां, ताम्रपाषाणी संस्कृतियां, और उन्हीं से बाद में दक्षिण भारत की साम्राज्य उदय हुए, ये सब चीजें स्टैब्लिश्ड हैं, एकदम स्टैब्लिश्ड हैं। अब क्योंकि 60s तक लगभग कई चीजें, और 70s तक 80s तक कई चीजें स्टैब्लिश हो चुकी हैं। कुछ चीजें स्टैब्लिश नहीं है, उन पर मत है, जैसे आर्यों को, कि आर्य आए या आर्य नहीं आए, या आर्य से इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया आर्यों ने, ऐसी चीजें स्टैब्लिश नहीं हुई थी। इसीलिए इन पर निष्कर्ष, एक मोटा मोटी निष्कर्ष ऐसा लिखना पड़ेगा जिसमें आपकी सोच किसी इतिहासकार से मैच न करे। आप अपनी बात नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ये इतिहासकार का ये मानना है, इस इतिहासकार का ये मानना। तो ऐसे ही इतिहासकारों में गणतंत्रों की उत्पत्ति को लेकर एक मत नहीं है, मुख्य दो मत हैं। वैसे तो मत बहुत है, लेकिन मुख्य दो मत हमें लिखने हैं, दो मत हमें बताने हैं। पहला मत ये रहेगा कि जनसंख्या का दबाव रहा, और जनसंख्या के दबाव के फलस्वरूप कुछ लोग माइग्रेट करेंगे, वो हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र में, वो उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही, और गणतंत्रों की स्थापना करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बहुत कठिन हुए, यज्ञ परंपरा हुई, और धार्मिक परंपरा बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता की ओर चली गई, कर्मकांडीय हो गई, उससे तंग होकर, या उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये होगा कि कुछ लोग जाएंगे और अपने अनुसार एक ऐसा राज्य या ऐसी एक स्टेट को बनाएंगे जो इन उत्तर वैदिक कर्मकांड से बचेगी। तो गणराज्यों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में पहली बात तो एक मत नहीं है, कुछ प्रमुख मत वो ये हैं। पहला, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति, और वो सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी, कर्मकांडीय थी, पुरोहितों का वर्चस्व था, सामाजिक विभेद, वन व्यवस्था वहां पर देखने को मिलती है, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अनार्य के रूप में, दासों के रूप में शामिल किया जा रहा है। तो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति के विरोध में कुछ क्षत्रिय वंशों की प्रतिक्रिया स्वरूप इन गणतंत्रों की उत्पत्ति को समझाया जा सकता है। ये लोग ऋग्वैदिक काल के समतावादी व सरल स्वरूप से प्रभावित थे, यानी ऋग्वैदिक काल अच्छा था इसलिए वो उससे प्रभावित थे। सरल और समतावादी स्वरूप था ऋग्वैदिक का, इसलिए वो उससे प्रभावित थे, तथा इसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। फलस्वरूप इन्होंने उत्तर वैदिक संस्कृति के मुख्य केंद्र गंगा घाटी से पलायन करके हिमालयों की तलहटी में गणतंत्रों की स्थापना करी। मुख्य क्षेत्र गंगा घाटी था, ये वहां छोड़कर हिमालय की तलहटी में इन्होंने प्रस्थान किया और वहां पर गणतंत्रों की स्थापना की। दूसरा मत जो है वो ये है कि उत्तर वैदिक काल में जनसंख्या के दबाव के कारण कुछ लोग हिमालय की तलहटी की ओर चले गए और वहां एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया। और वो नवीन राजनीतिक व्यवस्था क्या है, गणतंत्र। नवीन राजनीतिक व्यवस्था गणतंत्र की स्थापना करी। तो ये दो मुख्य पॉइंट है, ये दो मुख्य मत है। पहला जनसंख्या का दबाव, दूसरा जो वहां पर समतावादी स्वरूप ऋग्वैदिक काल में था उसका स्वरूप बदल के बहुत कठोर कर दिया गया, वन व्यवस्था आ गई, कर्मकांडी हो गई, पुरोहितों का वर्चस्व आ गया।
इससे तंग आकर कुछ क्षत्रिय वंश वहां चले गए हिमालय की तलहटी में। ये दो कारण मुख्य है। अब हमें गणतंत्रों का स्वरूप और प्रकृति देखनी है और साथ ही साथ हम लोग राजतंत्रों से इसकी तुलना भी करेंगे और राजतंत्रों का उदय भी हमें इन्हीं पॉइंट्स पर देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादातर गणतंत्र जो थे वो क्षत्रिय वंशों से संबंधित थे, क्षत्रिय द्वारा स्थापित किए गए थे तथा इनके नाम ही इन्हीं के कुलों के आधार पर रखे गए थे। जैसे महात्मा बुद्ध जो शाक्य वंश के उनके पिता जो थे शाक्य वंश के मुखिया थे, ज्ञात्रिक कबीले के मुखिया थे महावीर जैन के पिता। तो ऐसे ही ये आप देखिए कि उदाहरण स्वरूप महात्मा बुद्ध के पिता क्षत्रिय के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, तो महावीर के पिता क्षत्रियों के ज्ञात्रिक कबीले के प्रधान थे। ज्यादातर गणराज्य एक ही वंश से संबंधित थे, जैसे शाक्य, कोल्य आदि। कुछ गणराज्यों में कई वंशों कुलों का समूह था, जैसे वज्जी संघ, मल्ल संघ आदि। तो जैसे एक एग्जाम्पल आप यहां समझिए कि कुछ तो ऐसे थे कि जो पूरे के पूरे मतलब एक ही कुल या एक ही संघ या एक ही वंश से ताल्लुक रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनमें बहुत सारे कुल थे, जिसमें आप वज्जी संघ को जान लीजिए कि वज्जी संघ जो था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 वंशों का या 8 कुलों का एक ग्रुप था, जिसमें से लिच्छवी या लच्छवी एक कुल था। तो कुछ कुल यानी कुछ गणराज्य तो सिंगल एक ही वंश से ताल्लुक रखते थे, जैसे शाक्य वंश, कोलिय वंश और भी कई वंश थे। लेकिन आपको सिर्फ एक दो जानने, क्योंकि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑप्शनल में इतना ज्यादा आप लिखने की वहां पर संभावना नहीं होगी, तो आप एक दो एग्जांपल लिखेंगे तो आपके लिए बहुत है। तो कोलिय और शाक्य वंश जो थे ये सिंगल एक ही वंश का पूरा गणराज्य हो गया। लेकिन वज्जी, मल्ल जैसे वज्जी में जो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 वंश, 8 कुल, और ये कुल क्या थे? कुल ऋग्वैदिक काल में परिवारों के संदर्भ में थे, हमने देखा था। तो ऐसे ही 8 वंश मिलकर वज्जी संघ की स्थापना करते थे, जिसमें से एक लिच्छवी था। कुछ गणराज्यों में कई वंशों का या फिर कई कुलों का समूह होता था, जैसे वज्जी संघ, मल्ल संघ आदि। गणतंत्रों की शासन प्रणाली राजतंत्रों से भिन्न थी। एक तरफ जहां राजतंत्रों में एक राजा के अधीन शासन चलाया जाता था, वहीं गणतंत्रों का शासन किसी वंशानुगत राजा के हाथ में ना होकर गण अथवा संघ के हाथ में होता था। तो ये आप यहां पर समझिए कि गणतंत्र जो है वो अपना प्रशासनिक इकाई कैसे चला रहे हैं। ये मान लीजिए गणतंत्र है, इस गणतंत्र में बहुत सारे कुल या संघ हैं। अब इसमें भी एक कोर होगा और उस कोर में कुछ मेंबर्स होंगे और यही मेंबर्स ये पूरे गण को यानी इस पूरे गणतंत्र को चलाएंगे, रन करेंगे, यही नियम बनाएंगे, यही कानून बनाएंगे और बाकी लोगों को यानी बाकी जो अन्य लोग हैं इसको एक तरीके से जनता मान लीजिए या इन्हीं परिवारों के लोग यानी कुछ ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप के मुखिया यहाँ पहुंच जाएंगे इस संघ में, इस ग्रुप में, और इसमें भी इन पूरे का भी एक राजा होगा या इसको गणपति बोलेंगे हम लोग, अभी देखेंगे। गणपति, गण राजा, गण श्रेष्ठ जैसे नामों से जाना जाएगा और ये जो ग्रुप होगा यही सब कुछ चलाएगा और इसी को हम कुलीन तंत्र और एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन लोगों के द्वारा चलाया गया। तो गणराज्य भी पूरी तरीके से लोकतांत्रिक थे ऐसा नहीं है, लेकिन गणराज्य राजतंत्रों की तुलना में काफी हद तक अच्छे थे, आम जनता के लिए अच्छे थे, इसीलिए गणराज्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस समय वैदिक उत्तर काल में गणराज्य इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये कुलीन तंत्र इसको हम लोग बोलेंगे। चुल कलिंग जातक से ये ज्ञात होता है
कि वैशाली की सभा में एक साथ 7,707 राजा बैठते थे। कितने? 7,707। हालांकि ये जो नंबर है, ये ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा मतलब बड़ा चढ़ाकर बताया गया। कहीं कहीं तो 35,000, 50,000, 55,000 राजाओं के एक साथ बैठने तक के जिक्र मिलते हैं। तो 7,707 राजाओं के एक साथ बैठने की कहां पर वैशाली की सभा में बैठने के हमें जिक्र मिलता है। ये हालांकि सही नहीं है, अतिशयोक्तिपूर्ण ये हमें लगता है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि इतने राजा, अगर इतने नहीं होंगे, इसके आधे भी होंगे तो भी बहुत बड़ी बात है कि एक साथ इतने राजा बैठकर किसी निर्णय पर, किसी नियम पर बात कर रहे हैं। तो चुल कलिंग जातक, और ये चुल कलिंग जातक जो थी, ये जातक कथाएं क्या होती थी? बौद्ध के यानी बुद्ध के पूर्वजन की कथाएं। तो चुल कलिंग जातक से ये ज्ञात होता है कि वैशाली की सभा में एक साथ 7,707 राजा बैठते थे। यद्यपि यह संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, लेकिन इतना आवश्यक था कि शासन एक व्यक्ति की बजाय कुलीन तंत्रों के एक समूह द्वारा चलाया जाता था। तत्कालीन साहित्यों से यह भी पता चलता है कि सभा के प्रत्येक सदस्य स्वयं को राजा कहते थे। यानी एक राजा, दो राजा, तीन राजा, चार राजा, और बड़ी सभा है तो और राजा, यानी हर एक अपने आप को राजा कहते थे। उल्लेखनीय है कि इस सभा के ज्यादातर सदस्य क्षत्रिय कुल के होते थे और यहाँ किसी भी महिला का उल्लेख नहीं मिलता, यानी इस सभा में किसी भी महिला राजा का उल्लेख नहीं मिलता है। इस सभा का प्रधान, यानी कौन सी सभा? ये गढ़ और ये संघ जो थी, इसका प्रधान जो था वो अपने आप को गढ़ राजा, गढ़पति या गढ़ श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो राजा नहीं है, एक हेड है, उसको चुना हो गया है कि जी आप हमारे हेड और मार्गदर्शन करते रहना समय समय पर, लेकिन हमारे सर पे मत बैठना, वंशानुगत मत होना और निरंकुश मत होना, हम आपको होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम तो बहुत सारे राजा, आप निरंकुश हो गए, हम आपको हटा के किसी और को बिठा लेंगे। तो यह अपने आप को गढ़ राजा, गढ़पति अथवा गढ़ श्रेष्ठ नामों से संबोधित किया जाता था। गढ़पति व गढ़ राजा का पद राजतंत्रों के राजा के पद के समान वंशानुगत नहीं था। मैंने बताया वंशानुगत नहीं था। इस सभा में वरिष्ठ सदस्यों का एक समूह होता था जिसे राजकुल कहा जाता था। ये क्या होगा? राजकुल। ये पूरी सभा में राजकुल कहलाएगा और इनकी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो हम क्या समझ रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक चीज अच्छे से समझिए कि ये पूरा एक गणतंत्र है। इस गणतंत्र में बहुत सारे ग्रुप्स हैं या फिर संघ हैं और इनके राजा, इनके मुखिया एक सभा में जाएंगे जो अपने आप को प्रत्येक अपने आप को राजा बोलेंगे। इनका एक हेड होगा जो गणपति, गण श्रेष्ठ जैसे नामों से जाना जाएगा। और ये जो सभा है, इसकी भूमिका प्रशासन में रहती थी। राजतंत्रों के समान यहां भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी जैसे अमात्य आदि का उल्लेख मिलता है। अब ये अमात्य जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी थे। मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, बाहुबली जो मूवी है उसमें जब भल्लाल देव एक चाल चलता है और भल्लाल देव अपनी माँ से बोलते हैं कि मुझे देवसेना से शादी करनी है, और जब वो तांबूर और बहुत सारी चीजें उपहार के रूप में वहां भेजते हैं, देवसेना के स्टेट में भेजते हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति जाता है और वो व्यक्ति कुछ ऐसी बातें बोलता है जो कि घमंड को दर्शाती है, और तब देवसेना बोलती है अमात्य, यानी वो वही व्यक्ति है जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वहां गया है। उस माहिष्मती राज्य की तरफ से वो वहां गया है, कहां पर? उस क्षेत्र में जहां पर कुंतल राज्य में वो गया है। तो जो वो अमात्य शब्द है, वो यही अमात्य वहां पर भी दिखाया गया है। तो वो मूवी जो है उसमें बहुत अच्छे से एक राजतंत्र को दिखाया गया है। वहां पर और भी आपको देखने को मिलेंगे, मैंने पहले भी बताया था, वहां पे जो राजा का राजाभिषेक जिस तरीके से दिखाया गया है और वहां पे अमात्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। और माहिष्मती भी इस ही महाजनपद में एक राजधानी के रूप में आपको देखने को मिलेगा, वो हम देखेंगे, वो वहां पर यूज किया गया है। तो राजतंत्र के समान यहाँ कुछ प्रशासनिक अधिकारी जैसे अमात्य आदि का उल्लेख मिलता है। राजतंत्र में संपूर्ण राजस्व पर
एकमात्र नियंत्रण राजा रखता था। लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर सभा के सभी सदस्यों, यानी वो सारे सदस्य कौन है, राजा हैं, उन सभी राजाओं का नियंत्रण होता था। यानी वो जो भी लूटेंगे या जो भी उनका कर वगैरह आएगा वो उसको आपस में बांटेंगे। लेकिन जो राजतंत्र था उसमें केवल राजा ही उस पर नियंत्रण रखेगा। राजतंत्रों में सेना का स्वरूप स्थायी सेना के रूप में था। संपूर्ण सेना राजा के अधीन होती थी। इसके विपरीत गणतंत्रों में संपूर्ण गणतंत्र की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, बल्कि सभी राजाओं के अधीन सेना होती थी। मैंने बताया था मिलिशिया फॉर्म ऑफ वो जो मिलिट्री है, तो वो जो मिलिट्री सब हर एक राजा की अपनी अपनी सेना होगी, हर राजा की अपनी। ऐसा नहीं होगा कि पूरे गणतंत्र की एक सेना, इस राजा की एक सेना, इस राजा के 20, इसके 25, इसके 30, इसके, क्योंकि ये एक एक कुल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पूरा पूरा कुल ही सेना है। लड़ाई हुई, पूरा का पूरा कुल उठ के चला गया लड़ाई करने, पूरा का पूरा ग्रुप चला गया लड़ाई करने। लेकिन राजतंत्र में ये स्थायी सेना का कॉन्सेप्ट रहेगा, सैलरियां वहां पे दिए जाएंगी। सामान्यतः राजतंत्र में ब्राह्मण लोग अत्यधिक महत्ता और शक्ति रखते थे। इसके विपरीत गणतंत्रों में ब्राह्मणों अथवा पुरोहितों की अपेक्षाकृत कम महत्व थी। और इसका कम महत्व का कारण ये था क्योंकि ज्यादातर गणराज्य क्षत्रिय वंशों ने स्थापित किए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उत्तराधिक काल में ये क्षत्रियों को एहसास हो गया था कि हालांकि हमें बाहुबल है, हम बहुत ताकत है, लेकिन पुरोहित वर्ग कहीं ना कहीं वर्चस्व में या फिर अपने आप को हावी करने में या ताकतवर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ा। इसीलिए क्षत्रिय वंश जो थे उन्होंने गणतंत्रों की स्थापना करी। हमने वो दो कारण देखे, इसीलिए पुरोहितों का और ब्राह्मणों का यहाँ पे कम महत्वता थी। इन गणतंत्रों में किसी भी मुद्दे पर कर लगाने जैसे मुद्दे, युद्ध जैसे मुद्दे या संधियां बनाने जैसे मुद्दे निर्णय परस्पर वाद विवाद के बाद बहुमत से लिया जाता था। अब ये जो बहुमत है, ये मतदान, आप इसको देख सकते हैं, मतदान, बहुमत से जो मतदान होगा यानी वोटिंग से निर्णय लिए जाते थे कि आपको कर लगाना है, आपको हमला करना है, युद्ध करना है, या आपको संधि बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। दूसरी चीज ये कि जब ये अपने आपस में वाद विवाद करके यानी आपस में बात करके किसी चीज का हल निकाल रहे हैं, यही कारण बाद में बनेगा इनके पतन का भी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, हर पहली चीज तो ये कुलीन तंत्र है। अब हर राजा का अपना ईगो भी तो होगा। अब जब हर राजा का अपना ईगो होगा तो कई बार वो किसी बात पर सहमत होगा, किसी बात पर सहमत नहीं होगा, या किसी बात पर दूसरा सहमत होगा, वो सहमति उसको नहीं होगी। और बाद में हमें देखने को कुछ कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलेंगे, जैसे अजात शत्रु अपने मंत्री द्वारा, वस्कार द्वारा वज्जी संघ में फूट डलवाएगा और बाद में उस पर कब्जा कर लेगा। और आर्यभट्ट के अर्थशास्त्र में भी हमें ऐसी बातें मिलती हैं। मतभेद का नियम वो बनाएगा कि अगर आप चाहते हो कि किसी राज पर आपको कब्जा करना है, क्योंकि वो राजतंत्र का समर्थक था, और वो बोलेगा कि अगर आप चाहते हो कि किसी गणतंत्र पे आपको अपना कब्जा करना है तो पहले उनमें फूट डलवा दो, आपसी उनका बैर उत्पन्न करो, उन राजाओं में आपसी फूट डलवा दो, आप उस पर इजीली कब्जा कर लोगे। तो इन गणतंत्रों में आपसी वाद विवाद के बाद ही निर्णय लिए जाते थे। लेकिन यही निर्णय, जो ये वाद विवाद की जो प्रक्रिया है, ये बाद में इनके पतन का भी कारण बनेगी। इन गणतंत्रों की कार्यप्रणाली में हमें वर्तमान की तरह कई लोकतांत्रिक तथ्य दिखाई देते हैं। यहां से प्रश्न भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्या ये आज के लोकतंत्र के समान थे? तो यहां पर इन गणतंत्रों की कार्यप्रणाली में हमें वर्तमान की तरह कई लोकतांत्रिक तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे कोई भी निर्णय परस्पर संवाद के द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाना, मतदान, जैसे युद्ध करना है कि नहीं करना, कर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ऐसे मतदान कराए जाते थे। और गढ़ पूर्ति नाम का यहाँ पे एक शब्द मिलता है, गढ़ पूर्ति। अब ये गढ़ पूर्ति क्या है? कोरम। आप जानते होंगे कि एक कोरम होता है, जैसे कोई भी संगठन या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई बैठक लग रही होती है, कहीं बैठकी होती है, उसके कुछ कोरम्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोरम ये होता है कि 100 लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक उसमें 80 लोग उपस्थित नहीं होंगे वहां पर सभा स्टार्ट नहीं की जाएगी। यानी अगर वहां पर किसी को भाषण देना है, वो भाषण जब तक शुरू नहीं होगा जब तक 80 लोग प्रेजेंट ना हो, 100 में से 80 लोग जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे वहां पर वो
सभा स्टार्ट नहीं हो सकती, वो भाषण स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सदस्यों की न्यूनतम संख्या होने पर ही सभा चलाई जाएगी। तो ये इस तरीके के कोरम हमें वहां देखने को मिलते हैं। तो ये तीन आप जानते रहिएगा कि कोई भी निर्णय परस्पर संवाद के द्वारा ही वहां पर लिया जाता है, जैसे कर लगाना है, युद्ध करना है, संधि करनी है या नहीं, मतदान वहां पर हो रहा है, इन चीजों के लेके गर्भपूर्ति यानी कोरम वहां पर फॉलो किया जाता था। अब हमें पतन देखना है कि गणतंत्रों के पतन के कारण क्या थे। तो गणतंत्रों के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, गणतंत्रों की रणनीति प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी। और ये रणनीतिक प्रशासनिक कमजोरी क्या रहेगी कि पहली चीज तो कुलित तंत्र है। मैंने आपको बताया हर राजा का अपना ईगो होगा कि भैया हम बड़े, कि हम बड़े, हमारा कुल बड़ा, हमारा संघ बड़ा, हमारी वजह से आप चल रहे हो, हमारी वजह से आप चल रहे हो, हम आपको ज्यादा, हम लोग लूटपाट में ज्यादा योगदान करते हैं, लड़ाई में हमारा ज्यादा योगदान है। तो इनमें आपसी मतभेद बहुत ज्यादा होगा और इसी आपसी मतभेद का फायदा राजतंत्र उठाएंगे। जैसे अजात शत्रु ने अपने मंत्री वस्त्रकार द्वारा वज्जी संघ में फूट डलवा दी और बाद में इस पर कब्जा कर लिया, वज्जी संघ पर कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से जब वाद विवाद रहेगा ही आपस में, तो ये बहुत देर तक चल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई बहुत संविधानिक या फिर लोकतांत्रिक नहीं है ना, आम जनता का इसमें कोई रोल ही नहीं है, राजा ही है सारे, इनका हर एक का अपना अपना ईगो है। तो कुलीन तंत्र इसको बेसिकली बोलेंगे। और ये कुलीन तंत्र की सबसे बड़ी जो गणतंत्रों की जो सबसे बड़ी खामी रहेगी वो यही कि रणनीति प्रशासनिक व्यवस्था इनकी कमजोरी थी। मतभेद होते थे, उसका फायदा और राजतंत्र उठा लेते थे। दूसरा, आर्थिक आधार जो होता है इनका कमजोर था। क्यों कमजोर था? हिमालय की तलहटी में है, उपज होगी नहीं, जगह उपजाऊ है नहीं, खेती ज्यादा होगी नहीं, कृषि ज्यादा होगी नहीं, जब ज्यादा नहीं होगी तो उनके पास कर और अधिशेष जैसी चीजें नहीं होगी, जिससे इकोनॉमिकली भी डेवलप नहीं हो पाएंगे और आधार तो कमजोर रहेगा ही रहेगा। कमजोर सैन्य आधार, जब जनसंख्या ही नहीं है, कृषि अधिशेष ही नहीं है। मैं आपको बताता रहा हूं बार बार कि कृषि अधिशेष से सेना, ये सब चीजें बहुत मजबूत होती हैं। जब कृषि अधिशेष नहीं है, जनसंख्या नहीं है, तो सेना का आधार तो कमजोर होगा ही होगा। हाथी जैसे मगध के पास हाथी थे, उनके पास कोई खनिज ऐसी चीजें नहीं है। मजबूत राजतंत्रों से सामना ये नहीं कर पाए और मगध की आक्रामकता को भी ये नहीं झेल पाएंगे। और तो और जो उत्तर पश्चिमी वाले जो गणतंत्र थे, उन पर विदेशी आक्रमण होंगे और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य इन पर कब्जा कर लेगा। तो विदेशी आक्रमणों ने उत्तर पश्चिमी में कमजोर कर दिया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गणतंत्रों को कमजोर कर दिया। और जो हिमालय की तलहटी में जो थे, वहां पर जनसंख्या अधिक नहीं थी, कृषि के लिए वो जगह अच्छी नहीं थी और मगध की आक्रामकता को इन्होंने झेला। तो ये गणतंत्रों के पतन के कारण थे। गणतंत्रों की रणनीति प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी, आर्थिक आधार की कमजोरी, कमजोर सैन्य आधार, मजबूत राजतंत्र से इनका सामना हुआ, मगध की आक्रामकता को इन्हें झेलना पड़ा और सिकंदर का आक्रमण उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र में उन्होंने आक्रमण किया, ये सब पतन के कारण रहे। तो राजतंत्र और गणतंत्रों को हमने अच्छे से समझा। तो आज हमने मगध का उत्कर्ष देख लिया, गणतंत्र देख लिया, महाजनपद देख लिए। आगे हमें अगली क्लासेस में देखना है कि विदेशी आक्रमण जो कि फारसी, ईरानी, हकमनी 516 में और 326 में यूनानी, मकदूनिया या सिकंदर का आक्रमण, उसके प्रभाव क्या रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।